दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने से रोक लगा दी है। ये क्या केस है? क्यों आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए कस्टमर एक्वायर करने पे, ऑनबोर्ड करने पे रोक लगा दी है? इसे डिटेल में जानने के लिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर मनोज पांडे, जो कि बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। चलिए मिलते हैं मनोज जी से और उनसे डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है। इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। मनोज जी, मैं आपका बीआईटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी। नमस्कार। नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार। सो पांडे जी, हाल ही में हमने न्यूज देखी कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से रोक लगा दी है। क्या इसके पीछे, मतलब ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमें, पांडे जी? देखिए, जब से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल डिसरप्शन की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले 10 सालों से हो रहा है, हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, फॉर दैट मैटर हर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सिस्टम में कंप्यूटराइजेशन करना एक कंपल्सन बन गया है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप कंपटीशन से पीछे हट जाएंगे और फिर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा। हम लोग उस युग से आते हैं जबकि कंप्यूटर इंडिया में था ही नहीं। मिड 80s में कंप्यूटर आया। और पता नहीं आपको याद है कि नहीं, ये सबसे पहला जो बेनिफिट दिखा था वो था रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम में। लंबी लंबी लाइनें खत्म, कंप्यूटर पर रिजर्वेशन शुरू हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर में, खास करके बैंक और इंश्योरेंस में, कंप्यूटर का जो कंप्यूटरीकृत, जो वर्ड हम लोग यूज करते थे उस जमाने में, वो मिड 90s में हुआ। मैं खुद LIC में ऑफिसर था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 96 97 तक LIC के सब ब्रांच कंप्यूटराइज्ड हो गए थे। ब्रांच नेक्स्ट लेवल था कि दो ब्रांचों के बीच एक दूसरे को जोड़ने की काम, उसको बोलते थे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी पूरी संस्था एक दूसरे से जुड़ गई थी। लेकिन तब तक स्थिति कंट्रोल में होती थी क्योंकि वो आपका अपना सर्वर होता था, आपके अपने कंप्यूटर होते थे और उसमें आपका खुद का कंट्रोल होता था। किसी बाहरी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता था। तो यहां तक तो चीजें काफी कंट्रोल में रही। लेकिन पिछले 10 सालों में, जब से हम ये जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, जिसमें कि सोशल मीडिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये बिग डाटा और जो इंफॉर्मेशन का जो ओवरफ्लो हुआ, काफी चेंज आ गया। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और हर बैंक ये कोशिश करने लगा कि अपने कंपटीटर से हम एक कदम आगे रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि IT सिस्टम जो है वो कोई आसान चीज नहीं होता है। इंडिया में लगभग सारे बैंक्स, बारिंग जो अभी नए आए होंगे, सब अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम पे काम करते हैं, जो कि पुराने जमाने का बना हुआ है। अब नई नई जो चीजें आती हैं वो बैंक खुद नहीं कर पाते। वो जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी होती है जिसको फिनटेक या इंश्योरटेक कहते हैं, वो लोग नए नए फीचर लाते हैं, नए नए ऐप लाते हैं। और फिर बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, उस ऐप को अपने सिस्टम से उनको वो लोग टैग कर लेते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य हो गया रंजीत जी कि कोई भी इंडिया में अगर कोई बैंक है, संभव है कि वो 30 से 40 डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ अलग अलग फीचर पे काम करने के लिए बाध्य हो। यानी उसका जो कस्टमर से इंटरेक्शन जो होता है, चैट बॉट होता है, वो कोई और कंपनी ने बनाया हो। उनका जो पेमेंट गेटवे हो वो कोई और कंपनी बनाया हो। उनका जो ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस हो, मार्केटिंग का कोई और कंपनी कर रहा है। मैंने कहीं देखा था, पता ना किस बैंक का नाम था, उस वक्त वो बैंक 38 डिफरेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ काम कर रहा था। उसको नॉर्मल भाषा में हम लोग वेंडर्स बोलते हैं, आउटसाइडर्स, जो आपके लिए काम करते हैं। काम वो बैंक के लिए कर रहा है लेकिन है वो आउटसाइडर। इन सब व्यक्तियों को, चूंकि वो आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपके सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, वो एक्सपोज हो जाती है। क्योंकि वो बंदा अपने कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर के बीच में API, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा लोग जुड़ते हैं और डाटा का आदान प्रदान होता है। यानी अब आपका आपका सिस्टम तो आपका है, लेकिन आपके सिस्टम से 40 लोग, 35 लोग, अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। और उनकी सिक्योरिटी फीचर कितने अच्छे हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वैसे आइडियली होना चाहिए, आप किसी को ऑनबोर्ड करते हैं तो उसका सिस्टम की जांच परख करने के बाद ही आपको, लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से बैंकिंग सेक्टर कोप अप नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने में काफी इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक हिंड्रेंस है, वो एक स्पीड ब्रेकर है। तो कहीं ना कहीं गैप बढ़ता जा रहा है। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, ये टेक्नोलॉजी में भी आगे होते हैं और बुद्धि विवेक में भी ज्यादा आगे होते हैं। उसका कारण ये हो गया है कि जो साइबर अटैक, अब जिसको आप कह सकते हैं, डाटा का जो लीकेज है, डाटा का जो थेफ्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। आरबीआई हर साल, जहां तक मेरी जानकारी है, हर बैंक के आईटी सिस्टम का एक ऑडिट करता है। वो फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं है, वो तो होता ही रहता है कि आपका सिस्टम आज के डेट में कितना रोबस्ट है और साइबर थ्रेट से कितना बचा हुआ है। और उसके बाद ये लोग हर बैंक को रिपोर्ट देते हैं, उनकी कमियां बताते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि बैंक का जो मैनेजमेंट होगा वो इस चीजों पे अमल करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, कि बैंक शायद आरबीआई की बात को सुन नहीं पा रहे हैं, या सुनना नहीं चाह रहे हैं, या उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी एक कारण हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि पिछले कम से कम साल भर में, मे भी उससे भी कम समय में, 3-4 बैंकों पर आरबीआई ने एक तरह से आप यूं कहिए पेनल्टी लगाया कि आप अब आगे कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने आईटी सिस्टम में रिक्वायर्ड सुधार न कर लें। मतलब नामी गिरामी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएसयू का, इंडिया की बहुत ही रिप्यूटेड ब्रांड नेम है एचडीएफसी जो बैंक है, और उसके बाद यूको बैंक था, और सबसे जो एक्सट्रीम और बैड केस था वो था पेटीएम बैंक, जिसको कि लाइसेंस ही रद्द कर दिया आरबीआई। तो कुल मिला के ये बात इस पे आती है कि क्या हमारे बैंक आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज का सारा काम आईटी पे ही होता है, कितने सुरक्षित हैं, उनका जो सिस्टम है वो कितना रोबोस्ट है, कितना वो साइबर अटैक से अपने आप को बचा सकता है। ये सारा मामला उससे है। एज ए कस्टमर कहीं ना कहीं थोड़ा हम जैसा, आप जैसे लोगों को डर भी बैठ रहा है, क्योंकि आज के डेट में हर चीज टेक्नोलॉजी से हो रही है, हर चीज डिजिटल है, हर चीज ऑनलाइन है। तो हम और आप कितने सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो नहीं है, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू के पहले ही मैं डाटा देख रहा था, 2021 के बाद से, आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया में बैंकिंग कस्टमर ने कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं साइबर फ्रॉड में, 1 लाख करोड़ रुपया। और केवल 2023 में पार्लियामेंट में ये डाटा सबमिट किया गया है, 1.3 मिलियन, यानी 13 लाख साइबर फ्रॉड हुए हैं। तो ये कस्टमर का पैसा जाता है, उसमें से बहुत कम की रिकवरी हो पाती है। तो एज ए कस्टमर वी शुड बी fearful ऑफ दिस सिचुएशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो पांडे जी, मेरे समझ में जो बात आ रही है कि एक बैंक, कोटक महिंद्रा का एग्जांपल ले लें, कि एक बैंक जो है उसने कई सारे लोगों से, कई सारी आईटी फिनटेक कंपनी से अलग अलग तरीके की सर्विसेज, अलग अलग तरीके की सर्विसेज ली है, जिसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक का डेटा जो है इन सारी फिनटेक कंपनी को एक्सपोज हो जाता है, जो कि एक रिस्क है कस्टमर्स के, क्योंकि कस्टमर का डेटा उनके पास में चला गया है। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है पांडे जी, कि इतने बड़े बैंक हैं, उनके पास में कितना पैसा है। एक तो चीज है कि अगर आरबीआई इनके काम को रोक लगा देती है, तो मेरे ख्याल से बात को नहीं सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि वो आरबीआई की बात को अनसुना कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि साइबर सिक्योरिटी पर वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्यों वो साइबर सिक्योरिटी पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि आरबीआई ने उनके कस्टमर ऑनबोर्डिंग करने पर रोक लगा दी? दो दो मुख्य कारण है। एक तो ये है कि जो टैलेंट क्रंच जिसको बोलते हैं, कैपेबल आदमी की कमी है, और उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, या उनका ऑनबोर्डिंग है, या जो आज का जो जमाना आ गया है कि लोग ज्वाइन करते हैं 2 साल 2.5 साल में नौकरी छोड़ के फिर दूसरे बैंक में चले जाते हैं। तो स्कार्सिटी ऑफ स्टेबल मैन पावर एक कारण है। और दूसरा कारण है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कोई, मतलब आप यूं समझिए ना कि अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बैंक का है, वो एक पुराने घर की तरह है, जिसका एक स्ट्रक्चर था। अब आप उसी पुराने घर में एक नया बाथरूम बना दे रहे हैं, आप एक नया बाहर छज्जा निकाल दे रहे हैं, या ऐसे ऐसे काम आप कर रहे हैं, तो एक लिमिट तक वो सहन कर पाएगा, उसके बाद वो कमजोर होगा, उसके गिरने की संभावना होगी। तो जब हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह का है कि एक पूरा नया घर आपको बनाना है।
तो उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। बैंक के पास पैसा है, लेकिन वो तो कस्टमर का पैसा है ना। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से उनके पास अगले एक्सपेंशन के लिए कितना पैसा है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूं कि टैलेंट की कमी या टैलेंट का अनअवेलेबल होना और हेवी इन्वेस्टमेंट, ये दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि इस प्रोसेस में डिले हो रहा है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि बैंक सुन नहीं रहे हैं, वो तो एक बात आम तौर की बातचीत में हम लोग कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लैगिंग है इम्प्लीमेंटेशन। जो आरबीआई जिस स्पीड से चाह रहा है वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं हो रहा है। और ये बड़े बड़े बैंक हैं, इनकी हालत अगर ये है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इनसे छोटे और मझोले साइज के बैंक हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी स्थिति कितनी वनरेबल होगी। पांडे जी, मैं इस बात को समझ समझ पा रहा हूं। अगर आरबीआई ने एक बैंक के ऑनबोर्डिंग, नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने पर रोक लगा दी है, तो कितना बड़ा आईटी सिक्योरिटी में कमी हो सकती है, ये एक चीज समझ में आती है। अब अगर हम, क्योंकि आप हमेशा जो है इंश्योरेंस सेक्टर पे आप जो है बड़ी पकड़ रखते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की बातें आप हमेशा बोलते हैं, तो थोड़ी जानकारी मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो आईटी सिक्योरिटी में बैंक में कमी है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनीज में भी इसी प्रकार से कई सारी फिनटेक कंपनी जुड़ी होती है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आईटी सिक्योरिटी की कमी हो सकती है, और इंश्योरेंस के कस्टमर्स को भी इस प्रकार से, या इंश्योरेंस की कंपनियों को भी कभी आईआरडीए की इस प्रकार से रोक लग सकती है? क्या लगता है? देखिए, इंश्योरेंस और बैंकिंग ऑपरेशन में बहुत अंतर नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के भी अपने कोर सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जो आप बात पूछ रहे हैं, केवल अंतर यह है कि थ्रेट का परसेप्शन और आईटी में लूप होल तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। केवल अंतर यह पड़ता है कि बैंक के जो कस्टमर हैं वो ज्यादा ही थ्रेट पे है, क्योंकि वहां से सीधे उनके बैंक से पैसा निकल जाता है ओटीपी मिसयूज करके, पेमेंट लिंक करके। इंश्योरेंस में थोड़ा सा डिटरेंस है, क्योंकि पॉलिसी से पैसा निकालने में एक प्रोसेस है। सरेंडर करना है तो भाई एक कम्युनिकेशन होता है इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में, मेच्योरिटी है, वहां भी करस्पॉन्डेंस होता है। तो यहाँ एक सिक्योरिटी का लेयर बिकॉज ऑफ प्रोसेस है। अदरवाइज जहां तक बात है सिक्योरिटी थ्रेट का, तो आप भी जानते होंगे कि आईआरडीआई खुद ही टेलीविजन पे ऐड देता है कि आप सावधान रहें, आईआरडीआई किसी भी कस्टमर को फोन नहीं करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कस्टमर की डाटा चोरी इंश्योरेंस कंपनी से धड़ल्ले रूप से हो रही है। अब वो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू होती है, या कोई कस्टमर या जो आपका कोई इंप्लॉई है जो नौकरी छोड़ के जाता है, वो डाटा को अपने साथ लेके चला जाता है। जितने भी लोग इंश्योरेंस फ्रॉड में पकड़े गए हैं, नोएडा एक अपने आप में बहुत बड़ा हब है, जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें से 70-80% लोग एक्स इंप्लॉई होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इंश्योरेंस कंपनी के। तो डाटा सिक्योरिटी का कंसर्न तो इंश्योरेंस कंपनी में भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाँ, इंश्योरेंस के कस्टमर के अकाउंट से पैसा नहीं निकल सकता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन डाटा चोरी के बाद जिस तरह के कॉल आते हैं, क्योंकि उनके पास आपके पॉलिसी का सब डिटेल होता है कि आपका पॉलिसी नंबर क्या है, सम एश्योर्ड क्या है, आपका नॉमिनी कौन है, आपका एड्रेस क्या है। तो जब वो फ्रॉडस्टर बात करता है ना, तो बिल्कुल जेन्युइन लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी से ही फोन आया हुआ है, और लोग वहां फंस जाते हैं। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट तो अब हर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। कम से कम पिछले 2 सालों में 3 या 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं इंश्योरेंस कंपनियों में, जब उनका कोर सिस्टम हैक हुआ है और 10-12 दिन तक इंश्योरेंस कंपनियों में काम ठप रहा है। ठीक है, वो सारा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने आईआरडीए को बताया, डैमेज कंट्रोल हुआ। पब्लिक डोमेन में चीजें बहुत नहीं आती हैं और नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोग पैनिक करने लगते हैं। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर भी आईटी के मामले में थ्रेट पे है। सिस्टम यहां भी अपग्रेड होने चाहिए और लोग कर रहे हैं, लेकिन एडुकेट है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी चीज है ना कि हर दिन चीजें बदलती रहती है। करेक्ट है। आप इंप्रूव करेंगे, 2 साल बाद एक दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो पुराने आपका जो सिस्टम था वो पुराना होने लगेगा। करेक्ट फिर है। आप नए की कोशिश में पैचअप वर्क करेंगे, वो पैचअप वर्क ही आपको एक्सपोज करने लगता है आपके थ्रेट पे। तो रिस्क तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी। सो पांडे जी, फिर मैं उसी न्यूज पे आता हूँ। ये जो आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ऑनबोर्डिंग करने में, नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में मना कर दिया है,
तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आईटी सिक्योरिटी में कमी है, अब वाकई में ये बहुत बड़ी कमी होगी, इसलिए आरबीआई ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। तो ऐसे में जो कस्टमर है उनकी सेफ्टी के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? कैसे देखिए, उनकी मेरा सेफ्टी मेरा रहेगी तो जब बैंक्स जो है इतने आईटी में इतने ज्यादा सिक्योर नहीं है? तो कस्टमर की सेफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा खुद का अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, वाइफ का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। मैं देखता हूं कि रेगुलर बेसिस पे ये दोनों ही बैंक हम लोग को ईमेल से इस बात की चेतावनी देते रहते हैं कि किसी भी अनजाने लिंक को आप टच न करें, किसी भी अनजाने व्यक्ति से आप बात न करें। बैंक आपको बिना मतलब का कोई लिंक नहीं भेजता है। हर जगह साइबर सिक्योरिटी से बचने का एकमात्र उपाय एज ए कस्टमर हम लोग के पास है कि किसी भी अनजाने व्यक्ति को ओटीपी और लिंक न भेजें। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, मैं आज की बात है, नहीं आज की कल की बात है, मेरी पीए पॉलिसी का रिन्यूअल था, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का। तो एक दूसरी कंपनी छोड़ के मैं नई कंपनी के पास जा रहा था क्योंकि उनका प्रीमियम ज्यादा था। मेरे मेरा स्टूडेंट ही है जिसकी अपनी ब्रोकिंग कंपनी है, उससे मैं डील कर रहा था। तो वहां से एक लड़की हमसे इंटरेक्ट कर रही थी, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने ये कहा कि सर मैं आपको पेमेंट लिंक भेज रही हूं, आपको एक ओटीपी आएगा, प्लीज ओटीपी आप मुझे बता देना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं रुक गया। कि अभी तक तो भाई बातचीत चल रही थी नॉर्मल, ओटीपी देना है, लिंक आना है। मैंने अपने स्टूडेंट को पर्सनली फोन किया कि भाई इस नाम की लड़की इस नंबर से आपके ऑफिस से कम्युनिकेट हो रहा है, ये सही है ना? तो हंसते हुए हमारे स्टूडेंट ने कहा हाँ सर ये सही है, बिल्कुल सही है। देन ओनली आई गेव द ओटीपी टू हर। अब इस तरह का फिल्ट्रेशन, मतलब आप, हकीकत है कि आजकल जो जालसाजी वाले लोग हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो बिल्कुल जिन्विन लगता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है रंजीत जी की सुरक्षा तो अपने हाथ में ही है। मतलब अगर आप विद इन टाइम फ्रेम, जो कि मेरे ख्याल से 72 घंटा है, अगर आपने बैंकिंग ऑफिशियल्स को अपने फ्रॉड के बारे में नहीं बता दिया तो फिर आपका पैसा चला जाएगा। दिस इज द रियलिटी। तो सुरक्षा होता है ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाली बात है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आए, कहीं से भी कोई लालच आए, कोई ये कह रहा है कि आपकी पॉलिसी को हम रिवाइवल करा देंगे और आपको डबल बोनस मिल जाएगा, कहीं से भी कोई भी लालच वाला प्रपोजल आ रहा है, प्लीज डोंट गेट टू दैट। सीधी सी बात है, लालच मत कीजिए। अगर बैंक में 8% 7% अगर फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न मिल रहा है तो किसी ऐसे लिंक पे आप साइन न करें जहां कि आपको 10% 12% वो बोल रहा है। तो बस सुरक्षा अपने हाथ में है, अदरवाइज फ्रॉडस्टर जो होंगे वो हमेशा एक कदम आगे होते हैं। दैट्स द रियलिटी। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्री में भी साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, दिस इज ए रियलिटी और ये होता रहेगा। बस तो सावधान रहने की तो जरूरत। सो पांडे जी, अगर कस्टमर सिक्योरिटी की बात करें तो कस्टमर्स को सावधान रहना है। सामने से गोलीबारियां तो चल रही हैं, आपको खुद ही बिल्कुल सावधान रहना है, उनसे बचना है, क्योंकि गोलीबारियां तो चल बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। आपको खुद आपने एकदम सावधान रहना सही है। एग्जाम्पल दिया। करेक्ट, करेक्ट। अपने बहुत आप को बढ़िया। गोलीबारी से बचाते रहिए, लालच मत कीजिए। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि लोग लालच में फंसते हैं, पढ़े करेक्ट। लिखे लोग लालच में फंसते हैं। करोड़ों रुपया उनका है बैंक के अकाउंट में, डाटा लीक हो गया और फ्रॉडस्टर को मिल गया, वो बोलेगा कि सर आपको हम 12% इंटरेस्ट दिलवा रहे हैं, कहाँ आप 8% में फंसे हुए हैं, और लोग फंसते हैं। दैट्स द रियलिटी। तो दोस्त तो हमारा भी है कि हम लालच में न आए। पांडे जी, वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और इस न्यूज का लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज को इतना डिटेल में, विस्तार में समझाने के लिए पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। मेरा डिस्क्लेमर कि मैंने जो कुछ भी बोला ये मेरी अपनी समझ है, मेरे एम्प्लॉयर का इसमें कोई हाथ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट, परफेक्ट।